प्रियंका गांधी का पहला भाषण हुआ, विकल्प के तौर पर देखते हैं प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के, राहुल गांधी के विकल्प के तौर पर। देखिए राहुल गांधी और इस समय अभी सत्ता की बात नहीं है, अभी तो इनको हटाना है। इनकी जो नीति है, आप ये बताइए, नोटबंदी करा, आपने किसी आदमी के अंदर से खून निकालने तो कैसे खड़ा हो पाएगा? आपने किस तरीके से जमा कराए पैसे? और आज बैंकिंग देखिए, बैंकिंग में कितना बुरा हाल है कि आप कहा कि आप बैंक में अकाउंट खोलिए और बेचारे ने अकाउंट खोल दिया और 200 रुपए 250 रुपए उसका महीना कट रहा है, जीएसटी के पैसे कट रहे हैं। क्या मतलब हुआ? आप इंश्योरेंस में देख लिया, आप कांग्रेस ने कभी भी जीएसटी नहीं लगाई, आप जीएसटी लगा रखी है आपने। भाई आपकी नीति गलत है ना, आपको खुद ही नहीं पता कि हम क्या करने जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे आचार्य प्रमोद कृष्णम, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनके मठ में मुलाकात हुई, मैंने उनसे प्रियंका गांधी को लेकर ये सवाल भी पूछा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए, 15 साल कम से कम हो गए, प्रियंका गांधी के हाथ में दे देना चाहिए। मैं एक बात प्रमोद वोट कर रहा हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णम को, मेरे शब्द नहीं है। मैं भी बेबाकी किससे कहूंगा कि मैं आचार्य जी को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वो बड़े हैं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अपने वाणी पे एक बात जरूर कहूंगा, दुश्मनी करो जम के करो, मगर ये गुंजाइश रहो, अगर गले मिलो तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। जिस कांग्रेस पार्टी ने अगर मुझे आज बहुत कुछ दिया, कल को अगर भविष्य में, क्योंकि राजनीति में कोई भी चीज अस्थायी रूप से नहीं होती, कल को अगर मान लो इन केस मेरा मोह भंग होता है तो मुझे इतना बुरा नहीं कहना चाहिए कि मेरी आत्मा भी मुझे कसोटे। तो मैं यही करूंगा, जो पूर्व के हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के गुण गा रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि आप बुराई देखे नहीं, अगर बुराई आपने देखी होती, अगर आपने देखी होती तो पहले छोड़ी होती। और मैं असली बुराई उसे तब मानता हूं जब आप एक पार्टी को छोड़ के घर में बैठ जाएं, आपको आपके कहे पे ना चले। अगर आज राज शर्मा के कहे पे कांग्रेस पार्टी का नेता ना चले, इसलिए राज शर्मा कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को खराब कहे, मुझे लगता है इससे पहले मुझे राजनीति सबसे खत्म कर देना चाहिए। तीनों लोगों से मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल, छोटा छोटा सा जवाब दीजिएगा। सबसे पहले प्रियंका गांधी का जो भाषण हुआ सदन में, आपने सुना, उसी लाइन लेंथ पर वो बोली जिस पर राहुल गांधी बोलते हैं, इसीलिए मेरा आपसे पहले भी सवाल था, क्या रणनीति बदलने की जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि 3 बार हो गए, 3 बार मोदी जी को मैंडेट दे दिया जनता ने। देखिए रणनीति बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारी बहन प्रियंका जी ने आवाज उठाई है, वो विपक्ष भी उनका लोहा मान गया। उन्होंने संविधान की बात जो करी है और जो उन्होंने बताया कि आप सर पे लगा के आप बात करते हैं, प्रियंका जी एक एक चीज को जानती हैं। राहुल गांधी और प्रियंका जी आने वाले समय के लोग नेता हैं और वही प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। रणनीति बदलने की जरूरत है। मैं एक बात बेबाक अंदाज से कह सकता हूं कि हमें कहां पे हमारी चूक हो रही है उसका विश्लेषण करने की जरूरत है। कब तक सर करेंगे विश्लेषण? ये राजनीति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और निश्चिंत मानिए, इससे ज्यादा प्यार, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा प्यार अगर सत्ता में प्यार से आई है तो वो कांग्रेस पार्टी आई है। अगर 450 को पार किया है तो हमारे राजीव गांधी के समय में पार हुआ है। और निश्चिंत रहिए, हमारा वक्त बहुत जल्दी आ रहा है। जी बताइए। जी, प्रियंका जी ने जो कहा है, उन्होंने राहुल जी की बात को आगे बढ़ाया है, उन्होंने कोई नई बात नहीं की है। उन्होंने कहा है बिल्कुल, अब कोई अगर संविधान में जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, वो सेपरेशन ऑफ पावर को अगर सरकार ख़त्म करती है, उससे लोगों के अधिकारों में जो है कमी आती है, तो उस बात को राहुल गांधी जी अपने हिसाब से कह रहे हैं, प्रियंका जी अपने शब्दों में कह रही हैं। तो बात दोनों ये है, राहुल गांधी जी सबके नेता हैं, प्रियंका जी महासचिव हैं, सम्मानित हैं, हमारी बहन है, कांग्रेस की नेता हैं, ठीक है, कांग्रेस को मजबूत करने में उनका भी सहयोग है और राहुल जी का भी सहयोग है जो शुरू से लगे हुए हैं। आज की तारीख में आप ये बता दीजिए कि 2014 से लेकर आज तक राहुल गांधी के अलावा कौन सा ऐसा नेता है जिसने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया हो, उनकी हर बात को, हर गलत बात को उनके मुंह पर कहा हो। और उसका परिणाम ये है जो आप मैंडेट की बात कर रहे थे कि बनारस में 2019 में 5.5 लाख वोटों से मोदी जी जीते थे और 24 में वो 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। मतलब लोकप्रियता उनकी कम हो गई, लेकिन तो एट द एंड जो है रिजल्ट पर जो है निर्भर होती चीजें, रिजल्ट। उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जब भी चुनाव आता है तो ऐसे मुद्दे क्यों उठे आते हैं, सेंसिटिव मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों उठते हैं। नरेंद्र मोदी बनारस से खड़े होते हैं महोदय, लेकिन उन्होंने अपने वोट की ज़मीन पहले ही तैयार कर रखी है, कहीं ज्ञान माफी से, कहीं संबल से, कहीं किसी से। तो ऐसे मुद्दे जो है चुनाव के समय ही क्यों उठते हैं, ये जनता को
समझाने में थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन जनता समझेगी, जानेगी। जब वो पिछले 70 साल का इतिहास देखती है तो आज जनता ऊब जाती है इस सरकार से, 10 साल की सरकार से ऊब जाती है। अब वो पूरा प्रयास करती है, लेकिन उसके वोटों के अधिकार को जो है उस पर जो है आघात किया। बिल्कुल, सत्ता स्थायी किसी की नहीं है, स्थायी है आज बीजेपी की, कल कांग्रेस की भी आएगी। जी आखिरी लाइन। बिल्कुल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने सत्ता चलाने का एक हमारे पास एक्सपीरियंस है। हमारे सत्ता में रहते हुए ना किसान ना शिक्षक, और सबसे ज्यादा तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट नौकरी दिया जाती थी। भारतीय जनता पार्टी देखिए आइडियोलॉजी की सरकारें होती है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कोशिश करो एक घर में एक सरकारी नौकरी हो, और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, उसकी आइडियोलॉजी है प्राइवेटिज्म में। उसकी आइडियोलॉजी में ये है कि एक आईआईटी से पढ़ा लड़के को हम 2.5 लाख रुपए क्यों दें, उसे संविदा की नौकरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में लगाएं, उसे 22,000 30,000 का दें। और हम जो चाहते हैं, देखिए देश विश्व गुरु तब बनेगा जब आपका मेरे घर एकदम खुशहाली से जिएगा। जब मेरे घर में खुशहाली नहीं, चैरिटी बिगिंस एट होम, जब मेरा घर खुश नहीं, मेरा मोहल्ला कैसे खुश होगा? मेरा मोहल्ला खुश नहीं, मेरा शहर कैसे होगा? जब मेरा शहर नहीं होगा, मेरा प्रदेश नहीं होगा, मेरा प्रदेश खुशहाल नहीं होगा, मेरा देश नहीं होगा, हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? और आज एक और बात बता रहा हूं, आप पत्रकारों को जानना चाहिए, ये लगभग 25 से 26 हजार बेसिक विद्यालय बंद कर रहे हैं, और हम 800 से 900 दुकानें शराब की नहीं खोलना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हर नेताओं के मुंह से शराब की बू आएगी। मैं तो मानता हूं कि हाँ, इनका क्या तर्क है स्कूल बंद कराने का? कहीं 60 बच्चे हैं, कहीं 70 बच्चे हैं। मैं कहता हूं, आप कांवड़ भेजने से पहले, आप जय श्री राम के नारे लगाने से पहले घर घर अपने लोगों को भेजो, और घर घर से लाइए बच्चों को, स्कूल में दाखिला कराइए। अगर मेरे गांव का बच्चा पढ़ेगा और पढ़कर कोई अधिकारी बनेगा तो अमेरिका में डंका तब बजेगा। सिर्फ कांवड़ यात्रा ले जाने से। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे आप एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक बताइए जिसका 11 साल का लड़का कांवड़ यात्रा लेने जाता हो। एक जिला पंचायत अध्यक्ष बताइए जिसका लड़का खुद पे पन्ना प्रमुख हो। एक कोई विधायक बताइए जिसका बच्चा देश में पढ़ रहा हो। आपका बच्चा पढ़े ऑस्ट्रेलिया में, राज शर्मा का बच्चा पढ़े यहाँ हिंदी। आप ये आवाज तो फिर मदरसों के खिलाफ भी आप उठाइए। मौलानाओं के बच्चे पढ़े विदेश में, मौलानाओं के बच्चे जाए गाड़ी से स्कूल में, और मदरसे में पढ़े अनपढ़ माँ बाप के बच्चे, क्या सिखाए उन्हें आप? मैं बात कहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि हिंदू का, मेरे बीच में हिंदू मुस्लिम का शब्द नहीं है। मैं खुलकर बोलता हूँ शर्मा जी, मैं खुलकर बोलता हूँ। मैं कहता हूँ ये लोग अंग्रेजी का विरोध करते हैं। जैसे बेसिकली क्या, भारतीय जनता पार्टी के नेता कम पढ़े लिखे हैं। मैं कहता हूँ जिस देश में घर में अपने पेट एनिमल से भी आदमी कहता है, अपने जो डॉग पाला होता है उसे भी कहता है सिट कम नो। डॉग छोड़ दीजिए, आप बताइए मदरसों पर बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मैं बोलूंगा, बोलेंगे। जो मदरसों की पैरवी करते हैं मौलवी साहब, उनको अपने बच्चे विदेश में नहीं पढ़ाने चाहिए।